नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे। दोस्त, हम कक्षा 10 के गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति कर रहे थे। तो आज हम जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे प्रयास करेंगे कि वो कंप्लीट कर दें। तो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्त, प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या कह रहा है कि हमारा कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 6q + 1 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। दोस्त चलिए इसे हम साबित करते हैं। हमने माना कि a जो है हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा क्या है दोस्त, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6। हमने ये कंसीडर कर लिया। अब हम जानते हैं दोस्त कि हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसके तहत क्या होता है, तो आपको पता होगा कि हम किसी भी संख्या को हम डिनोट कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं किस फॉर्म में, a = bq + r। चलिए अब हम इस बात को यहां पे लिख के समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे लिखते हैं। देखिए हमने माना क्या दोस्त कि a जो है हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, b हमने माना है कि हमारे पास 6 है। अगर हम इसे भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल q आ गया और इस तरीके से शेषफल जो हमारे पास है दोस्त r आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये r का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि r का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा। मतलब r या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इतना तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब दोस्त हमारे पास r का जो वैल्यू यहां पे है, देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। अगर 6 वैल्यू है तो एक की अगर हम बात करें, ये जो हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो bq + r होता है। अगर r का वैल्यू 6 है तो अगर मैं आपसे पूछूं a का संभावित मान, अगर मैं आपसे पूछूं कि a का संभावित मान क्या होगा, तो आप ये जवाब दीजिएगा हमें कि जब r = 0 होगा तो a का मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब r = 0 होगा तो a का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, b हमारे पास 6 है तो हमने यहां पे लिख दिया 6q, और r पहला केस में क्या है, तो आप बोलिएगा सर पहला केस में r क्या है, 0 है। पहला केस में r क्या है, 0 है, तो हमने लिख दिया 6q। अगर मैं 6q को फर्दर लिखूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 × 3q, पहला हो गया। अब मैं अगले स्टेप की बात करूं तो अगले स्टेप में हमने देखा कि r का जो वैल्यू है 1 है। अगर मैं पूछूं कि अगला जो संभावित मान a का होगा क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा सर 6q + r। क्या हो जाएगा, 6q + r। आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर r बराबर यहां पे 0 है, यहां पे यहां पे r की जगह आप 1 डाल दीजिए, क्योंकि हम r का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। r बराबर यहां पे 1 आ गया। r बराबर 1 होने पे 6q + 1, r बराबर 0 होने से आपका 6q वैल्यू आ गया। अब मैं आपसे अगले स्टेप की बात करूं तो आप बोलिएगा अगला हमारा r बराबर क्या है, 2 है, तो अगला जो a का मान हो जाएगा हमारे पास 6q + 2। अगर मैं इसे फर्दर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं आपसे पूछूं
कि हमने यहां से 2 को कॉमन ले लिया। क्या कर लिया हमने? 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, 3q प्लस यहां पे क्या बचेगा 1। ये हमारे पास आ गया। कब आया? जब r का वैल्यू हमने 2 पुट किया है। अगला देखिए, जब r का वैल्यू 3 है, जब हमने r का वैल्यू 3 पुट करा तो हमारे पास जो a का संभावित मान आया है दोस्त, ये आया है 6q प्लस 3। कब आया? जब हमारे पास r बराबर 3 हमने डाला है। अब अगला स्टेप है कि जब r का वैल्यू 4 है, तो ध्यान दीजिएगा, r का वैल्यू जब 4 होगा तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3, सॉरी 6q प्लस 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसमें से अगर 2 कॉमन लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या इस 6 में से 2 अगर हटाएगा तो आपका यहां पे आ जाएगा कितना, 3q। यहां पे 4 है, 4 में से अगर हम 2 निकाल रहे हैं तो 2 दूनी 4 मतलब 2। हमारे पास ये फॉर्म बन गया। कब बना? जब r का वैल्यू 4 हो गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां तक लिख लिया। अब मैं पूछूं कि जब r का वैल्यू 5 हो गया हमारे पास, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा 5। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी यहां तक। अब मैं आपसे पूछूं कि आप हमें बताइए सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा क्या है। तो आप हमें क्या बताएंगे कि सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो। और कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है आपको ही पता है कि उस संख्या के अंदर जब 2 गुणनखंड के रूप में मौजूद रहता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला केस में देखिएगा, जब हमने r का वैल्यू 0 डाला तो हमारे पास जो संख्या है 2 इंटू 3q। हमने जब r का वैल्यू 2 डाला तो हमारे पास जो संख्या है 2 इंटू 3q प्लस 1। जब हमने r का वैल्यू 4 डाला है तो हमारे पास जो संख्या आया है 2 इंटू 3q प्लस 2। मतलब इन तीनों संख्या में अगर आप नजर दौड़ाइए तो आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे 2 2 2, मतलब इन तीनों संख्या में 2 क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं कि यहां हम पाते हैं, क्या पाते हैं दोस्त, कि जो है हमारा 6q कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4, q प्लस 4 क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये सब जो है हमारे पास 2 से विभाजित है। क्या ये सब हमारे पास 2 से विभाजित है? अगर ये 2 से विभाजित है तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, अतः ये सब सम संख्या है। अब दोस्त देखिए हमने क्या लिखा कि हमारे पास जो 6q हो गया, 6q प्लस 2 हो गया और 6q प्लस 4 हो गया, ये सब अगर 2 से विभाजित है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई संख्या जब 2 से विभाजित होती है तो वो संख्या जो होती है कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है दोस्त। तो अगर ये सब हमारे पास सम संख्या हो गए, ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों हमारे पास सम संख्या का फॉर्म हो गया तो हम क्या जानते हैं कि कोई जो संख्या है या तो सम होती है या फिर विषम होती है। तो हमारे पास विषम के रूप में अब क्या क्या बच गया, देखिए 6q प्लस 1 बचा, 6q प्लस 3 बचा और 6q प्लस 5 बचा। इसे हम यहां पे लिख देंगे, अतः 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम संख्या का रूप है। हमारे पास क्या साबित हो गया दोस्त कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3
और 6q + 5 जो है क्या है, एक धनात्मक विषम संख्या का रूप है और जो हमें सत्यापित करना था। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। मैं साइड में आ जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है, उसे क्या करना है कि 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि जब वो मार्च करते हैं तो उनके अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है। तो हम दोस्त यहां पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF किसका, तो हमारे पास है 616 और 32 का, 616, 32। हमें क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो हमारे स्टेप्स क्या थे, हमें पहले ये देखना है कि 616 और 32 में बड़ा कौन है। तो हमने देखा कि 616 बड़ा है, हमने इसे इस प्रकार से लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने आपको बताया था कि हमें रफ में क्या काम करना है दोस्त, रफ में हमें क्या करना है कि 616 में क्या करना है, 32 से डिवाइड करना है। चलिए, और हम यहां पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए बढ़ते हैं। हमने इसे डिवाइड किया। अब यहां पे जो भी सवाल है दोस्त, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने एक वर्तन में लगाया, अब इसमें तो हमारे पास आया 32, हमने घटाया, 11 में से 2 गया 9, और यहां बच गया 5 में से 3 गया दोस्त 2, यहां आया हमारे पास 6। अब भाग लगाते हैं 9 वर्तमा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 288, 16 में से 8 गया 8। ये आप क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया, ये हो गया आपका कैंसर। इसी स्टेप को हम कैसे लिखते हैं पहला स्टेप में, चलिए हमारे पास ये था क्या दोस्त, भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेष, जिसे हम रिमाइंडर आर से सूचित करते हैं। अगर हम आपसे बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तरफ के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे, 616 को लिखेंगे दोस्त कि 32 गुने 19, 32 गुने क्या 19 जोड़ शेषफल क्या है हमारे पास r, जहां पे r अभी क्या हुआ है, हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, r अभी क्या हुआ है, हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम इस स्टेप को फिर से आगे बढ़ाएंगे। शेषफल जो हमारे पास था भाजक हो गया, और जो भाजक हमारे पास था वो क्या हो गया, अब भाज्य हो जाएगा। देखिए हम इस तरीके से लिख देंगे, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स 8 चौका 32, यहां पे ये आपका कैंसिल हो गया और शेषफल कंप्लीटली हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इस स्टेप को हम यहां पे लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। चलिए यहां पे हम r बराबर क्या लिख दिए दोस्त, 0। और जैसे ही हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हमने क्या सीखा है कि जो अभिष्ट भाजक हमारा होता है, यही हमारा क्या होता है दोस्त, महत्तम होता है, HCF होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि HCF ऑफ 616, 32 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा अब 8 हो गया, क्योंकि अभिष्ट भाजक क्या है हमारा 8 हो गया। क्यों, क्योंकि आप ये भी स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां
r बराबर 0 प्राप्त हुआ। आपने ये लिख दिया कि यहाँ पे r बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। और अब मैं आपसे पूछूं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। हमने देखा कि CFF 616 एंड 32, 616 और 32 का जो महत्तम है यही हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई हमारे पास, तो 8। ये हमारा हो गया दोस्त आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आपको अब तक का जो वीडियो था, अब तक का जो क्वेश्चंस थे अच्छे लगे होंगे और ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। एक चीज और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दोस्त अभी आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल कंपटीशन के जो मैथमेटिक्स है उनके भी क्लासेस चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में अगर आप हमें इस चीज के लिए प्यार देते हैं और हमें मौका देते हैं तो हम आपके लिए और बेहतर चीजें अरेंज कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।